कीजिएगा आपने है कि कुछ चलिए लास्ट 2 क्लासेस हैं जी। अब जरा कैमरास अपने ऑन करें सब लोग। इन 2 क्लासेस में ना मैं अब थॉरली नहीं डिस्कस, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम एक ऐसे को थॉरली डिस्कस कर लें तो 2 ऐसे डिस्कस होंगे आज और कल, या हम बस ब्रीफली डिस्कस करें। मैं एक आउटलाइन टॉपिक लिखूं, हम उसको डीकोड करें, उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, हम फिर अगले ऐसे पे चले जाएं। तो इस तरह से हमको 3 4 5 टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं 2 क्लासेस में। अब इसमें आप देख लें कि हम कैसे करें। फुल फ्लैग ऐसे पढ़ा दूं आपको 2, एक आज एक कल, या आप चाहते हैं कि हम 3 4 डोमेन्स डिस्कस कर लें, डिफरेंट डोमेन्स डिस्कस कर लें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्या कहते हैं? ब्रीफली डिस्कस कर लेना। आप देखें आपको चीजें तो ऐसे पता चल गई हैं इस पूरे सेशन में कि एक सेकंड ठहरिए, कि मसलन मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले पढ़ा दिया, स्ट्रक्चर के बाद फिर हमने कोई 5 6 7 ऐसे कंप्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिए डिटेल में। अब आखिरी 2 क्लासेस में मैं चाहता हूं हम डोमेन जरा ज्यादा डिस्कस कर लें, ब्रीफली उनको हम कर लें ताकि उस पर आप खुद काम कर सकें। असल मकसद इस सेशन का था आपको टेक्निक समझाना, आपको सिखाना ऐसे लिखा कैसे जाता है, और उसके बाद आपसे कुछ टॉपिक्स ऐसे डिस्कस कर लेना जो एक्सपेक्टेड हैं, जो डोमेन्स आने वाली हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और उसके बाद फिर आपकी इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि अब आपने अपने एंड पे प्रैक्टिस जो है वो करते रहना है जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। ठीक है, तो हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जी। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब आज जो 1 2 टॉपिक्स में लिखूंगा वो हैं तो आसान ही। वो लिखने का मकसद ये है कि अक्सर हमें पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो अपेरेंटली हमें बड़े मुश्किल लग रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती इनको डिकोड कैसे करें, असल में वो होते बहुत आसान है। तो आज जरा हम थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं 1 2 टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले जी मैं लिखता हूं, हाउ कैन वन क्लेम्स claim, how can one claim a war on terror when war itself is a terrorism? सवाल नहीं है कोई, ये सवाल नहीं है, ये ना समझें कि आगे कोई सवालिया निशान आ जाएगा। ये सवाल नहीं आपसे पूछा, वो कह रहा है कि कोई कैसे क्लेम ये कर सकता है कि हम वॉर ऑन टेरर लड़े हैं, टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़े हैं, जबकि जंग तो एक बजाते खुद टेररिज्म है। समझ आई बात की? बहुत आसान ऐसे है, बहुत ही आसान ऐसे है। थोड़ा सा जरा समझने की जरूरत है, आप जरा थोड़ा सा जरा अपना दिमाग चलाएं और डी कोड जरा करें इसमें। सबसे पहले तो इंटरप्रेट करेंगे वो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, किस चीज पे एम्फेसिस कर रहा है। असद अपना कैमरा ऑन करें, अक्सा कबल अपना कैमरा ऑन करें। डेवस्टेशन टोटल वॉर कॉन्सेप्ट, उसके बारे में बात करना चाह रहा है कि कैसे वो डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। ठीक है, इसको फिर रिलेट करें क्लेम जो करते हैं वो डिकोडिंग कैसे होगी ये बताओ। सोचें जरा, सोच विचार करें इस पे, क्या वो पूछना चाह रहा है, इस ऐसे में किस बात पे इस टॉपिक पे एम्फेसिस कर रहा है, हमारा मेन आइडिया क्या होगा, ये किस चीज पे ऐसे वो पूछ रहा है। पहले तो वॉर के बारे में थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। वो तो ठीक है, मुझे क्या आप पहले बताएं कि टेररिज्म, जैसे इन्होंने बताया ना कि टेररिज्म पे फोकस कर रहा है वो इस ऐसे में, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस ऐसे में वो एग्जामिनर फोकस किस चीज पे कर रहा है। अफरोजिया कह रही है कि टेररिज्म पे कर रहा है, वॉर पे कर रहा है, वायलेंस फैलता है। हाँ जी, टेररिज्म के ऊपर जी। तूबा वॉर के इफेक्ट्स, वॉर, ठीक है। तो वॉर ऑन टेरर पे क्या है फिर? आप सब लोग कह रहे हैं कि वॉर के ऊपर एम्फेसिस, तो फिर व्हाट अबाउट वॉर ऑन टेरर? अच्छा, डीकोडिंग बताएं कैसे करेंगे, मेन आइडिया क्या होगा, व्हाट विल बी द मेन आइडिया?
मतलब वॉर के बारे में कि इसके बाद वॉर एंड टेरर को भी हमें यही तो कहानी है, इसमें डिफरेंट आइडियाज नहीं है, इसमें एक ही आइडिया, इसमें एक ही आइडिया है। यहां पर ये क्यों स्टेटमेंट मैंने लिखी, इसलिए लिखी कि जब इम्तिहान में पेपर आएगा तो आप घूम जाएं। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे ये तो सारे का सारा ऐसे हमें आता है, इसमें तो कोई एक बात भी नहीं जो मैं नहीं आती, सारा ऐसे आप सबको आता है। फिर वॉर के इफेक्ट्स के बारे में, वॉर कैसे डैमेज कर रहे हैं, सोच लें एक दफा। फिर वॉर एंड टेरर कहां पे गया? अगर आप वॉर के इफेक्ट्स पे बात करें, उसी पे आ जाएगा ना, फिर मेन जो है इसके एम्बिट में आएगा ना, वॉर के एम्बिट में आएगा सर। टेररिज्म भी उसका इफेक्ट है और वॉर एंड टेरर भी उसी सोचें जी, सोचें थोड़ा दिमाग चलाएं। सर हम विल को विल से नहीं करेंगे हाँ जी सर, इसमें सुपर पावर का रोल भी थोड़ा सा बता सकते वो सारी बात की बातें, मुझे बताएं डी कोडिंग कैसे होगी? वो तो सारी बात की बातें हैं ना ऐसे में जो लिखना है। सर के जो खुद मतलब क्लेम करते हैं तो वो एक्सरसाइज में क्या है? मुझे कंक्रीट जवाब नहीं, इसका डी कोडिंग कैसे होगी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी इसी क्लास का हिस्सा हैं। Alternate solution other than war. So इसमें मेरा आइडिया मैनिफेस्टेशंस आप टेररिज्म, वॉर भी आ जाएगी, बाकी चीजें भी आ जाएगी। how terrorism leads to war, the other ways, difference between war and terrorism, बहुत सीधा सा ऐसे है। आप में से कुछ लोगों ने ऑनलाइन और यहाँ पर थोड़ा सा सही जवाब दिया, लेकिन पूरा नहीं पहुंचे वो। आपने सोचना, मैंने नहीं बताना, सोचें, दिमाग चलाएंगे तो चलेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा हिंट मैं ये दे सकता हूँ कि आपको ऐसे आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ऐसे आता है, सबको आता है। निमरा, ये तो आप सारी बातें बात वाली बता रही हैं, तो बाद में लिखनी है हमने ऐसे। मुझे मेन आइडिया बताएं, अलाइड आइडियाज क्या होंगे? मेन आइडिया क्या होगा इसका? मेन और अलाइड आइडियाज बताएं क्या होंगे जी, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ। किसके? टेररिज्म के? मेन आइडिया जी हशमत कह रहे हैं टेररिज्म में। तो सर टेररिज्म हो सकता है या वॉर भी हो सकता है। एक बात कहें, आप उधर एग्जामिनर को ये तो नहीं कहेंगे ऐसे इतने लिखेंगे। एक चीज होगी, ये अब आप देख लें क्या होगा। टेररिज्म होगी या वॉर होगी? सर वॉर ऑन टेरर है तो फिर टेररिज्म होगा। टेररिज्म होगा।
ये ऐसे टेररिज्म पे है ही नहीं, ये ऐसे वॉर पे, इस पर टेररिज्म का ताल्लुक ही कोई नहीं है इस ऐसे का। वो सिर्फ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जबकि जंग तो खुद बजाते खुद एक टेररिज्म है। हमने ये चीज जस्टिफाई करनी है कि हाउ इज अ वॉर इटसेल्फ अ टेररिज्म। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म यही होता है ना कि खौफ लोगों में फैलाना, डिस्ट्रक्शन, यही है ना टेररिज्म। वो कहता है कि हम कैसे को क्लेम कर सकते हैं जी हम टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जबकि जंग तो बजाते खुद टेरर फैलाती है, टेररिज्म फैलाती है। तो आपका सबसे पहला मेन आइडिया होगा कि जंग कैसे टेररिज्म फैलाती है, हाउ अ वॉर क्रिएट्स डिस्ट्रक्शन, हाउ अ वॉर इटसेल्फ अ टेररिज्म। मेन आइडिया समझ आया कि जंग कैसे टेरर फैलाती है, जंग कैसे डिस्ट्रक्शन फैलाती है, ये जंग के इंपैक्ट्स हैं। समझ आई बात की? कैसे जंग डिस्ट्रक्शन फैलाती है, इंपैक्ट्स ऑफ वॉर कैसे फैलाती है जंग से। सुने जो आप आउटलाइन में लिखेंगे पॉइंट्स, जंग से ह्यूमन राइट्स वायलेशन फैलती, लोग कत्लो गारत होती है, लोग मरते हैं। जंग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवस्टेट होता है, जंग से मुल्कों की इकोनॉमीज तबाह होती है, जंग से फूड स्कार्सिटी, फूड शॉर्टेज, कैद साली आती है, यमन अफगानिस्तान की मिसाल। जंग से रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता है, जंग से क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल आते हैं, जहां पर बमबारियां हो रही हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, उनके क्लाइमेट रेपरकशंस। 2019 में एक बड़ी सिग्निफिकेंट आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी कि ये जो जंगें हैं इनका एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट है क्लाइमेट के ऊपर। जंगों से मुल्कों में आइडेंटिटी क्राइसिस आता है, जंगों से सिविलाइजेशंस खत्म हो जाती हैं, जंगों से मुल्कों का कल्चर खत्म हो जाता है, जंगों से कौमें खत्म हो जाती हैं। कुछ समझ आई बात की? इस तरह से जंग बजाते खुद एक टेररिज्म है। Ali Hassan movie.
अच्छा जी, तो जंगें किस बेस पे लड़ी जाती हैं जी? जंगें लड़ी जाती हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस की बेस पे। जंगें लड़ी जाती हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। जंगें लड़ी जाती हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। जंगें लड़ी जाती हैं रिलीजन की बेस पे, आईएसआईएस, अलकायदा, टीटीपी, रिलीजियस वॉर्स ही लड़ी है ना ये। इकोनॉमिक वॉर्स में आ जाएगी यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इंडो पैसिफिक ओशन में जो कन्फ्रंटेशंस चल रही हैं। ये कॉजेज होती है जिनकी वजह से वॉर्स लड़ी जाती हैं। उसके बाद सॉल्यूशंस आ जाएंगे ना वॉर के। वो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? पैसिफिक सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट्स, रिफॉर्मिंग इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, socio-economic development in crisis-ridden states, creating economic interdependence through energy and infrastructure corridors, promoting globalization and liberal world order, sanction and penalize aggressive states through international forums. समझ आ गई बात की? अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना आता हो? Which states sanction? Aggressive states. कोई मुश्किल बात है जी? कोई ऐसे मुश्किल लग रहा है आपको? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, को थोड़ा सर हिला दिया करें हाँ में या ना में, ताकि मुझे पता हो कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही। लास्ट पॉइंट मैंने कौन सा लिखवाया है? उन मुल्कों को सैंक्शंस लगाई जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो लोग बड़े अग्रेसिव है, जो मुल्क न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी को इन्वेड कर रहे हैं। जैसे रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो उसमें इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हैं। तो इस तरह की अग्रेसिव स्टेट्स को पेनलाइज किया जाए बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। समझ आ गई बात जी? ये ऐसे कर लेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है? तो बताने का मकसद है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट ट्रिकी भी लग रही है तो असल में उसको डीकोड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको डीकोड कैसे करते हैं, उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसकी जरा थीसिस स्टेटमेंट बना लें, उसके बाद फिर हम अगले ऐसे को डिस्कस करते हैं। जल्दी शाबाश थीसिस स्टेटमेंट बना लें। ये जरा बुक एक मिनट दीजिएगा।
जी वकार बिल्कुल ठीक है। ये क्या लिखा? टू गो टू कैब ठीक है। मुदस्सिर अक्सा अपने अपने कैमरास ऑन करें। हबीब रेपरकशंस के स्पेलिंग गलत है, बाकी ठीक है। उमैर आर एक दफा आएगा ना, वॉर आर ये 2 दफा लिख दिया आपने। ठीक है उमैर। इम्पैक्ट्स है ना, तो शो आएगा ना यहाँ, शोस नहीं है। इम्पैक्ट्स, डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ अ वॉर शो। आर टेररिज्म ठीक है। ग्रेव रेपरकशंस होगा ना, रेपरकशंस ऑन नहीं होता कभी भी, फॉर होता है। रेपरकशंस फॉर होता है, ठीक है ठीक। हशमत ठीक है। लिख लिए बिस्मा आपने? लिखा टेररिज्म itself is nothing, war leads to terrorism। और सिंपल लिखें, war is itself a terrorism, या war is itself a destructive form of terrorism, ठीक है। It can be fought through different means। Yeah, there are multiple causes of these wars which can be mitigated through progressive measures। जी निमरा अभी आपकी नहीं आई। मुदस्सिर अक्सा नूर जलान जल्दी करें, ये तो इतनी देर आपने लगा दी। वॉर ठीक ठीक। जी जलान ठीक है बिल्कुल। जी ठीक है अक्सा। चलें जी नेक्स्ट ऐसे पे आ जाए। अब आपने नूर इसमें कॉजेस नहीं लिखे, कॉजेस लिखे ना इसमें, आपने कॉजेस नहीं लिखे हुए। अच्छा नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is a leading driver of globalization and it may become one of its major victims। Information technology is a leading driver of globalization and it may become one of its major victims। पहले तो मुझे जरा ये समझाएं कि ये क्या कह रहा है ऐसे। सर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कह रहा है, और ये ऐसे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लगता है कि कैसे लीडिंग ड्राइवर है ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे उस पे इफेक्ट्स हो रहे हैं या वो किस तरह यूज हो रही है। ठीक दोबारा सोच लेंगे तो
ग्लोबलाइजेशन ये ऐसे ग्लोबलाइजेशन पे है, आईटी पे है? नहीं है IT पे। अच्छा, क्या कह रहा है जी? समझाया मुझे कोई और, तो बताए जी क्या इसका मतलब है, क्या कहने का मतलब है? मुझे उर्दू इसकी करके बता दें, क्या मतलब है इसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव रोल है इन द प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बस सर इसका मीनिंग ये बनता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव कर रही है, लेकिन हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विक्टिम बनता है। ग्लोबलाइजेशन एक जो है ये अब सर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए नो ये नियरेस्ट जो होता है उसके लिए यूज होता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ्लो होता है। हाँ जी, बताएं जी क्या है, समझने की कोशिश करें, यही तो असल चीज है। यहीं पे आपका ऐसे इधर उधर हो जाएगा अगर आप गलत इसको परसीव करेंगे तो। ऐसे बहुत आसान है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव कर रही है और वही कैसे उसको कैसे उसके जैसे ग्लोबलाइजेशन को थ्रेट कॉज कर सकती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, शायद ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि इट जो है वो टेक्नोलॉजी के लिए आईटी के लिए। हशमत यही तो पता लगवाना है कि इसके लिए यूज हुआ है, ये पता चल गया तो ऐसे पता चल गया आप। और आप खुद कहाँ पे बैठे हैं? ये आपकी दीवारें मुझे नजर आ रही हैं, इन दीवारों का, इन लाइटों का मैं क्या करूं देख के? मैं जी आप सब लोगों से मुखातिब हूं, आप सब लोगों का इंतजार कर रहा हूं, आप लोग सब मेरी तरफ देख रहे हैं। some negative impacts of information technology on पॉजिटिव नहीं है सर, मतलब असिस्ट कैसे? दोबारा पढ़ें। एक इंग्लिश स्टेटमेंट को आपको उर्दू में नहीं कन्वर्ट करना आ रहा, ये हिसाब है। असद तारिक, अब आपका कैमरा अगर ऑफ होगा तो आप यहां से ऑफ हो जाएंगे। और हशमत साहब जरा आप सामने आ जाएं। हाँ जी, ऐसे। मैं टॉपिक बोल देता हूं अगर आपको राइटिंग क्लियर नहीं है। टॉपिक है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ लीडिंग ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन and it may become one of its major victims. गलत है हबीब, आप भी जी। मैंने कहा मेरे ख्याल है कि ग्लोबलाइजेशन है मेन चीज। सर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन किस पे? ग्लोबलाइजेशन की बदौलत ही आईटी को फ्लो मिल रहा है। ठीक है, वो तो मिल रहा है। ये कहाँ पे लिखा है कि उसको फरोग मिल रहा है? ग्लोबलाइजेशन
आईटी की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। फिर इसके अलावा और कौन सी बात है? तो एक आधी बात होगी। उसकी वजह से मिल रहा है ना, तो वही उसको मतलब उसका उसका राज बन सकती है। ग्लोबलाइजेशन ही उससे अफेक्ट कर रही है। ये कैसे हो सकता है? सर आईटी के दो पर्पस इसका बता रहे हैं कि एक तो लीडिंग ड्राइवर है और दूसरा वही उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा सकती है ग्लोबलाइजेशन आईटी। जिस तरह के आपने कल बताया गलत है। लेकिन सर ये ग्लोबलाइजेशन जो है उससे अफेक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा शायद वाली तो बात ना करें, आप मुझे बताएं। जो चीज लिखी है वो ग्लोबलाइजेशन जो है उसको अफेक्ट कर रही है। अच्छा, पूरी बात बताएं मुझे। तो शुरू में कोई देखें जी, सीधी सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी मुश्किल बात है जो आपको समझ नहीं आ रही। वो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ लीडिंग ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को एक्सपैंड कर रही है एंड और इट मे बिकम वन ऑफ इट्स मेजर विक्टिम्स। जहां आईटी ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रही है, आईटी ही ग्लोबलाइजेशन का विक्टिम बन रही है। इसकी मिसाल ऐसे है, आस्तीन का सांप पालना। आपने किसी के साथ अच्छा किया, उसने आपका नुकसान किया। अब पढ़ें इस टॉपिक को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ लीडिंग ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट मे बिकम वन ऑफ इट्स मेजर विक्टिम्स। ये इट ना ग्लोबलाइजेशन को नहीं कर रहा, यहां पर लॉजिकली बनती है इट्स ग्लोबलाइजेशन का प्रोनाउन हो। पता क्यों? अगर ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोनाउन होता ना, फिर यहां एंड ना आता, यहां आता वेयर एज। ठीक है, वेयर एज। तो हम फिर ऐसे करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, जबकि ग्लोबलाइजेशन ही इट में बिकम वन ऑफ इट्स मेजर विक्टिम, जबकि ग्लोबलाइजेशन इसका विक्टिम भी बन रही है। तो ये आईटी को, इट जो है ना, ये आईटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोनाउन उसका। समझ आ गई है? तो दो मेन आइडियाज हैं इस ऐसे में। पहला, आईटी कैसे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, ग्लोबलाइजेशन आईटी को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। एंड पे आ जाएगा वे फॉरवर्ड, कैसे इन दोनों चीजों को बैलेंस तरीके से लेके चला जा सकता है। समझ आ गई बात की? इसके ऊपर जी आपने पूरा ऐसे लिखना है। मैं जरा ब्रीफ सा इसका बता देता हूं आपको। पूरा ऐसे आपने लिखना है इस पे, और आप लोगों ने फ्राइडे तक इसे सबमिट करना है। ये लास्ट ऐसे आपका असाइनमेंट के लिए। अब जरा सुने कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह, आईटी किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। किस तरह से कर रहा है जी? ई कॉमर्स, ई बिजनेसेस हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ आप देखें, आपकी ई बिजनेसेस के साथ साथ ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ये अब हम सब लोग क्या ग्लोबलाइज नहीं हो रहे? किसके थ्रू हो रहे हैं? आईटी के थ्रू हो रहे हैं ना। फिर सोशल मीडिया ने जो एक अवेयरनेस दी है लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स की, आईटी ने दी है ना। मसलन आज अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई वाकया होता है, बड़ा एक ब्रूटल किस्म की कोई किलिंग होती है, तो पूरी दुनिया उसको कंडेम करती है। किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। समझ आ गई बात? ई गवर्नेंस, ई डिप्लोमेसी। आज कोविड की वजह से आप इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। समझ आ गई? अब ये खुद करना आपने, आगे मैंने सिर्फ आइडिया दे दिया आपको। ये चीजें आसान है ना, आती। ग्लोबलाइजेशन कैसे नुकसान पहुंचा रही है आईटी को? साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दुनिया बहुत आपस में इंटीग्रेटेड है। दुनिया की क्लोज इंटीग्रेशन की वजह से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन नाम किस पे आता है? आईटी पे, कि साइबर अटैक्स आईटी की वजह से हो रहे हैं। हो असल में ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं, बदनाम आईटी हो रही। सोसाइटीज में मोरल डिके। हम कहते हैं ना जी, मोबाइल ने बच्चों को खराब कर दिया। मोबाइल ने नहीं खराब किया, उस ग्लोबलाइजेशन ने बच्चों को खराब कर दिया। जो मोरल डिके आ रहा है सोसाइटी,
कल्चरल इन्वेजन, आप कहते हैं जी हमारे मुल्क में टीवी ड्रामा ने जो है ना वो इंडियन कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया, वो उन्होंने नहीं करवाया, वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन नहीं करवाया, मेलाइन आईटी हो रही है। बात समझ आ रही? इस तरह से आपने बताना है। तो सॉल्यूशंस इसके क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेटरी बॉडीज बननी चाहिए जो रेगुलेट करें आईटी को। साइबर क्राइम इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए आपको। डिप्लोमेटिक टूल्स के थ्रू आपने जो आईटी और ग्लोबलाइजेशन बेस्ड दुनिया में मसाइल आ रहे हैं उनको थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स उनको उनका सोल्यूशन निकालना है। फिर सारी वही बातें जो भी हम मुख्तलिफ फेसेस में करते हैं, रिफॉर्म करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने मुल्क के अंदर रेगुलेटरी बॉडीज बनाएं। पैमरा का आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखती है, इस तरह की जो इस तरह की कल्चरल इन्वेजन्स को, मोरल डिकोर को रोक सके, इस तरह के ये इनिशिएटिव्स आप लेंगे। समझ आ गई बात की थी? तो कोई मुश्किल बात नहीं होती ऐसे में। असल में ऐसे को परसीव करना, उसको इंटरप्रेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग जैसे कर रहे थे, आप लोग सारा उल्टा ऐसे लिखा थे, इसलिए लोग फेल होते। आपने लिखा ना था जी ग्लोबल आईटी ग्लोबलाइजेशन को एक्सपैंड कर रही है और आईटी ही ग्लोबलाइजेशन ही आईटी का विक्टिम बन गई, उस पर आप फेल थे। इस वजह से लोग फेल होते हैं कि वो असल में टॉपिक को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। समझ आ गई? एक और ऐसे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, इसकी बना लेंगे थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि अब थीसिस स्टेटमेंट में 5-10 मिनट लग जाएंगे। मैंने कहा 5-10-15 मिनट में हम एक और ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। कल भी इसी तरह 2-3 टॉपिक इस तरह ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन generating knowledge or making money for the opulent. opulent होता है अमीर तबका, एलीट। मैंने आपको बताया था जहां पर भी और आ जाएगा वहां पर एक स्टांस लेना, ठीक है? अब वो कह रहे हैं जो हायर एजुकेशन है ना पाकिस्तान के अंदर, इसकी प्राइवेटाइजेशन, या पाकिस्तान स्पेसिफिक लिखेंगे ऐसे, पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन है, इसने पाकिस्तान में नॉलेज जनरेशन में हेल्प की है या सिर्फ एक अमीर तबके को पैसा कमा के दिए, एक अमीर तबके को फायदा पहुंचाया? तो क्या समझते हैं आप लोग? नॉलेज जनरेट किया, आप कह रहे हैं पैसा कमाया। देखें, दोनों ही आर्गुमेंट्स वैलिड हैं, डिपेंड करता है आपके पास ज्यादा आर्गुमेंट्स किस पे। तो चलें जरा बताएं किसके पे ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं जी। क्या समझते हैं आप लोग? जनरेट किया है नॉलेज या बोथ वाली बात नहीं करनी, वो और पूछ रहा है। अगर वो आपसे दोनों चीजें पूछ रहा हो ना तो यहां ऐड लगा दे, यहां से क्वेश्चन मार्क हटा दे। अब आप बताएं कि जी कैसे उसने जो नॉलेज जनरेट किया, कैसे वो एक अमीर तबके को फायदा पहुंचा रही है, और क्या मतलब एक स्टांस? सर एक तो पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ना आते तो ऑलरेडी कर पाते बच्चों। ठीक है, सेकंड ये एजुकेशन प्रोसेस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बिल्कुल सही। यार सिंपली सारा कुछ गवर्नमेंट ही लेकर सकती है। हाँ जी, आप में से कोई बताए जी, जो लोग कह रहे हैं, ये उन्होंने 2-3 आर्गुमेंट्स अच्छे दिए, आप लोग बताएं कि किस तरह वो नॉलेज जनरेट नहीं कर रही बल्कि वो तो एक अमीर तबके को पैसा कमा के दे रही। सर फिर इसके अपोजिंग में आ जाएगा कि जैसे नॉलेज कैसे नहीं, क्योंकि जितने ग्रेजुएट्स होते हैं या हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू भी वो आते हैं रिसर्चर्स, वो उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, एक ये हो सकता है पॉइंट। लेकिन उसमें आप ये भी तो देखें पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट के कितने लोग हैं। ये सर वो फिर उसके ज्यादा हो सकते हैं, उसमें तो बता रहा हूँ, तो सिर्फ बात हमने करनी प्राइवेटाइजेशन की, कि प्राइवेटाइजेशन किस तरह से। आपने तो प्राइवेटाइजेशन के कौन से बताने हैं, जो आप बता रहे हैं कि अगर हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ग्रेजुएट्स तो पब्लिक सेक्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है।
हाँ जी। ये प्राइवेट सेक्टर स्कूल हैं, ये फैक्ट्री मॉडल के अकॉर्डिंगली रन कर रहे हैं, मतलब क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे, क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। इसमें कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो हो सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट लम्स, व्हाट अबाउट LSC, व्हाट अबाउट UCP, ये भी तो अदारे हैं ना, जहां पर आप कह रहे हैं कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो नॉलेज जनरेट नहीं कर रही, तो इस तरह के प्राइवेट अदारे भी तो हैं, वो तो नॉलेज जनरेट कर रहे हैं। कॉमसेट्स है, फास्ट है, इवन नस्ट है, वो चले सेमी गवर्नमेंट है, उसको हम नहीं कंसिडर करते। जीकी है, वो भी मेरा ख्याल सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है जीकी। कितने जबरदस्त यूनिवर्सिटी, इनकी रैंकिंग देखिए, मेरा ये मानना है कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन है ना, उसने पाकिस्तान में नॉलेज जनरेट किया। तो पहला हमारा मेन आइडिया ये होगा कि कैसे इन्होंने नॉलेज जनरेट किया है। उसके बाद आप ये भी दूसरे में ये बताएंगे कि इन्होंने कैसे पैसे नहीं कमाए। दूसरी इसकी हेडिंग होगी कि ये किस तरह से पैसे इन्होंने नहीं कमाए, और फिर तीसरी होगी कि हम किस तरह से पाक मुल्क के अंदर एजुकेशनल रिफॉर्म्स ला के प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन को मजीद बेहतर बना सकते हैं, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। सिंपल कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं वे फॉरवर्ड, ताकि वो जो डिफरेंस है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खत्म हो सके। 3 हेडर्स होंगे, पहला कैसे जनरेट कर रही है नॉलेज, दूसरा कैसे पैसे नहीं कमा रही, तीसरा कि हम किस तरह से अपना हायर एजुकेशन सिस्टम को मजीद बेहतर कर सकते हैं जो उसमें लूप होल्स हैं। सर इसमें प्राइवेटाइजेशन की भी बात होगी। प्राइवेटाइजेशन की नहीं बात होगी, प्राइवेटाइजेशन का मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। ये मत समझिए कि हम यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज करें। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन का मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर ये ऐसे है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं क्या ये नॉलेज जनरेट कर रही हैं या ये पैसा कमा के दे रही हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब प्राइवेटाइजेशन ऑफ HEC कह रहा है ना कि एक तो यार क्या हो गया आपको, हायर एजुकेशन कमीशन पे नहीं है, ये हायर एजुकेशन सिस्टम पे है, हायर एजुकेशन पे है। अच्छा सर, मैंने HEC लिखी है। यार आप क्या कह रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन ऑफ HEC से क्या ताल्लुक है इस चीज का? मैं तो बात कर रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छा सर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, सिंपल यूं समझिए ये टॉपिक ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में जो हैं क्या वो नॉलेज जनरेट कर रही हैं या वो पैसा कमा के दे रही हैं एक अमीर आदमी को। सर बेशक अगर वो ज्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए हाँ, अब मैं आपको वही आर्गुमेंट देता हूँ। देखें जी कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नॉलेज जनरेट कर रही। यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वालिटी ऑफ रिसर्च। क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की ज्यादा बेहतर है बल्कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज की निस्बत। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूं, मेरा दोस्त उधर काम करता है, उसने मुझे बताया कि हम दोनों दोस्त क्लास फेलोज थे जर्मनी में। अब वो आकर इस यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे। तो जर्मनी में ना हम एक कोर्स पढ़े थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कॉर्पोरेट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट था, वो कोर्स था। उसके लिए ना यूनिवर्सिटी ने एक डेटाबेस रखी हुई थी, एक कंप्यूटर था पूरी यूनिवर्सिटी में, जर्मन यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ, एक कंप्यूटर था वो। उस कंप्यूटर का कमाल क्या था, उसके अंदर डेटाबेस थी और दुनिया की जितनी लीडिंग कंपनीज हैं उनके अप टू डेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, उनकी क्या फाइनेंशियल इस टाइम पर सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस उन दुनिया की लीडिंग कंपनी से क्या है, वो उस डेटाबेस के अंदर मौजूद थी। और हमारी यूनिवर्सिटी 1 साल का 20,000 यूरो पे करती थी जर्मन गवर्नमेंट को उस सॉफ्टवेयर के लिए, उस डेटाबेस के लिए। 20,000 यूरो का मतलब 40 लाख रुपया 1 साल का। तो हम ना लाइन में लगकर उसमें, क्योंकि प्रोजेक्ट्स हमें मिले हुए थे, हम लाइन में लगा करते थे। एक बंदा जाता था, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता था, फिर अगला बंदा जाता था, लाइन में लगकर। तो हम यही सोचते थे कि यार इतनी डेवलप्ड कंट्री और इतनी डेवलप्ड यूनिवर्सिटीज में सिर्फ एक ही कंप्यूटर है इनके पास। तो फिर हमें पता चला कि एक्सपेंसिव कितनी है डेटाबेस। सेम वही डेटाबेस आपके मुल्क की इस यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मौजूद है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उतने पैसे जो है पे करती है, मकसद स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ रिसर्च देना। समझ आई बात? ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं ये अफोर्ड कर सकती क्वालिटी ऑफ रिसर्च। फिर आपकी जो टेंजिबल और इनटेंजिबल सर्विसेज हैं,
यूनिवर्सिटी में। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का देख लें, सरकारी यूनिवर्सिटियों को देख लें, इंटेंजिबल सर्विसेज देख लें, क्लासरूम्स का एनवायरनमेंट देख लें, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लें कि जो टॉप नॉच फैकल्टी, बड़े बड़े थिंक टैंक्स आपको मिलेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज अगर एक प्रोफेसर को 20 लाख रुपया भी देना पड़े, 40 लाख रुपया भी देना पड़े एक महीने की सैलरी, ये देकर उनको अपने यूनिवर्सिटी में रिक्रूट करती हैं ताकि वो अपना नॉलेज उन लोगों तक पहुंचा सकें। कोई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को 10 लाख या 20 लाख रुपए किसी प्रोफेसर को नहीं देगी, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो आपके डीन बैठे हैं, बीसीज बैठे हैं, 20-20, 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, ये वही अफोर्ड कर सकती हैं। चौथा, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इनमें पॉलिटिसाइजेशन बहुत कम होती है। सरकारी यूनिवर्सिटी में देखा है आपने, स्टूडेंट्स ने डंडे पकड़े होते हैं, बाहर बसें तोड़े होते हैं, किसी की टांगें तोड़े हैं, किसी के बाजू तोड़े हैं। पॉलिटिसाइजेशन, स्टूडेंट यूनियंस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में होती है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता, जिससे अल्टीमेटली आपकी करिकुलम और आपकी एजुकेशन इफेक्ट होती है। प्राइवेट सेक्टर में आपने कभी नहीं देखा होगा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बाहर एहतजाज कर रहे हैं और वो बसें तोड़ रहे हैं, ये आपको सरकारी यूनिवर्सिटीज में मिलेगा। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे है पब्लिक सेक्टर से। स्पोर्ट्स इवेंट्स, डिबेट्स, कंपटीशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सब चीजें आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत बड़े लेवल पर मिलेंगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में इनकी तरफ रुझान कम होता है। फिर स्टूडेंट टू टीचर्स रेशियो कम होती है प्राइवेट सेक्टर में। एक टीचर अच्छे तरीके से नॉलेज ट्रांसफर कर सकता है। अब इसी क्लास में अगर आप टोटल लोग 30 बैठे हैं और मेरे लिए पढ़ाना आप लोगों को आसान है, आपसे बात करना आसान है, यही 300 स्टूडेंट बैठा होगा तो मेरे लिए पढ़ाना मुश्किल होगा। 50 लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, 20 यहाँ से पूछ रहे होंगे, कोई इररेलेवेंट चीज पूछ रहा होगा, असल हम ट्रैक से उतर जाएंगे। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे चीजें बहुत असरअंदाज होती हैं। तो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो कम होती है आपके प्राइवेट सेक्टर में, जिसकी वजह से एक अच्छी क्वालिटी ऑफ आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि ये पैसा क्यों नहीं कमा रही, जो एक तासुर है कि पैसा कमा रही, पैसा इसलिए नहीं कमा रही कि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है यूनिवर्सिटीज। जो यूनिवर्सिटीज एक प्रोफेसर को 20 लाख रुपए पे कर रही हैं, जो यूनिवर्सिटी एक आपको डेटाबेस देने के लिए 20-30 लाख रुपए पे कर रही है, जो यूनिवर्सिटी आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, तो आप इस बात उनके ऑपरेशनल कॉस्ट क्या था, ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो उन्होंने चलानी। आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी लम्स कंसिडर होती है। लम्स सबसे महंगी यूनिवर्सिटी है ना, और आपको इस चीज का पता है कि लम्स इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लम्स पैसे नहीं कमाते। आप लम्स का आज वेबसाइट खोलें, उस पे उनका लोगो पढ़ें, इट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लम्स प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फिर इनको गवर्नमेंट सपोर्ट कोई नहीं। सरकारी यूनिवर्सिटीज को तो फंडिंग करती है ना, एचईसी फंड कर रहा है, गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है प्रोजेक्ट्स के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, इनको फंडिंग कोई नहीं। इन्होंने अपना पैसा खुद जनरेट करना है। फिर ये स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। 100 में से 10 लोग अगर स्कॉलरशिप पे फ्री पढ़े हैं तो उन 10 लोगों की फीसें कौन भरेगा, खुद तो नहीं उठाएंगे। इस तरह के मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये तासुर गलत है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पैसे कमा रही। दे आर जनरेटिंग मोर नॉलेज देन अर्निंग मनी फॉर एन एलीट और एन ऑपुलेंट। हल क्या है जी इसका? हल तो पहली बात ये है कि आपके हायर एजुकेशन में एचईसी में रिफॉर्म्स लेके आए, आप अपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, करिकुलम को अपडेट करें, क्वालिटी ऑफ रिसर्च को बेहतर करें, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन करें, जो कि आप कर रहे हैं। अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से बाहर के मुल्कों में भेजें, वो बाहर से नॉलेज लेकर आपकी यूनिवर्सिटीज में आकर सर्व करें। जो एचईसी है आपको स्कॉलरशिप्स भेजती है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे लोग जाते हैं, आकर फिर अपनी यूनिवर्सिटीज में बाहर से एक्सपोजर लेके आकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। तो इन चीजों से आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च बेहतर होगी, इन चीजों से आपका एजुकेशन का जो सिस्टम वो बेहतर होगा। मसाइल अपनी जगह है, लेकिन ये चीजें ऐसी प्रोग्रेसिव हैं जिनसे आप
चीजें बेहतर कर सकते हैं, एटलीस्ट आप प्राइवेट सेक्टर को बेहतर कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में बहुत मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं। मैंने बैचलर्स यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी से किया था, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर यूनिवर्सिटी थी। तो 4 साल बैचलर्स के अंदर मैंने ये कोशिश की कि इस जो ये हमारा डिपार्टमेंट है इसके अंदर कुछ प्रोग्रेसिव काम किए जाए, कुछ वर्कशॉप, सेमिनार्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई। उसके बाद ये सारे काम किए और उसके बाद मैं बाहर पढ़ना चला गया। जब मैं बाहर पढ़ने चला गया तो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने पीछे से बना दिया, हमारी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जो करिकुलम सेट करती थी। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में वाहिद मैं था जो एक स्टूडेंट था, और मुझे भी शायद इसलिए उन्होंने कहा था क्योंकि मेरा एकेडमिक करियर थ्रू आउट माई बैचलर्स डिग्री अच्छा था। फिर मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत काम किया था। उस बेस पे जब मैं बाहर पढ़ने चला गया तो इन्होंने कहा कि बाहर पढ़ा, एक्सपोजर ले रहा है, तो इसको इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाए। वो कमेटी HEC के साथ बैठ के करिकुलम सेट करती थी। उसमें सारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर बैठते थे, VCs बैठते थे और डिस्कस करते थे करिकुलम। अच्छा, एक दफा जी मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएं। वीडियो लिंक के थ्रू मुझे उन्होंने बुला लिया और मैंने उनमें कुछ 4-5 रिकमेंडेशंस दी। कुछ जो मुझे लूप होल्स नजर आते थे हमारे एकेडमिक सेक्टर्स के अंदर, उन्होंने बड़ी तालियां बजाई, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और अप्रिशिएट करके उस मीटिंग के ठीक आधे घंटे बाद मुझे उस मीटिंग से निकाल दिया गया। मैंने VC को एक लेटर लिखा और मैंने लिखा कि मैंने ये रिकमेंडेशंस दी हैं, अगर आपको ये रिकमेंडेशंस बुरी लगी हैं या कुछ गलत था इसमें तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। 3 साल के लिए मुझे मेंबर बनाया गया था और मतलब 3 हफ्ते भी नहीं मैं टिका और मुझे निकाल दिया गया। VC को मैंने लेटर लिखा, एक ईमेल लिखी, बहुत लंबी ईमेल लिखी, उसमें मैंने सारी रिफॉर्म्स बताई कि ये होनी चाहिए और ये मैंने दी हैं, और मुझे इस बेस पे निकाल दिया गया है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा था, मुझे एक आपने बनाया था, ये मेरे लिए ऑनर की बात थी, लेकिन इस तरह निकाल देना मुझे तो ये बहुत डिस्करेजिंग है। बहरहाल इसमें अगर आपको कुछ बुरी बात लगी है तो मुझे बताइएगा। तो VC का मुझे ईमेल आई, वो ईमेल मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। उसने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, उसने कहा जी आप फिक्र ना करें, ये जिसने आपको निकाला है मैं तो उसको ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो उसके बाद कोई दूसरी ईमेल ना VC साहब की आई और ना फिर हमारे डिपार्टमेंट में से किसी से आई। वो दिन और आज का दिन है, मैं डिपार्टमेंट से निकला हूँ और इस तरह से होता है। क्यों निकला हूँ? क्योंकि जो डिपार्टमेंट में डीन थे उस टाइम पर वो एक बड़े ही रिजिड शख्स थे, वो नहीं चाहते थे इस तरह की प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स के यंग लोग आए, वो हमें आके सिखाएं कि ये करना है वो करना है। तो अभी भी वो यूनिवर्सिटी एक बड़े रिजिड तरीके से चल रही है, तो ये सारी बात है। तो ये सारे मामलात हैं। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की थी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक पढ़ के, और उसमें जो मामलात थे सारे, ये चीजें आती हैं, लूप होल्स होते हैं, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए। मेरे बहुत से लोग जो मेरे साथ पढ़ रहे थे जर्मनी में, उसके बाद USA में हम पढ़ रहे थे, वो आज यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आकर सर्व कर रहे हैं और वो खुशी होती है उनको देख के कि वो उस टाइम पर जब पढ़ रहे थे खुद तो वो बहुत टैलेंटेड थे, आज वो अपना नॉलेज जो है वो पहुंचा रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स तक। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन कोई अच्छा वक्त आएगा, यूनिवर्सिटीज बेहतर होंगी, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज नहीं बनती तो तब तक इतनी तेजी से कोई जल्दी में इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस पर्सपेक्टिव से हम जो है ना वो इसको ऐसे को करेंगे। बहुत आसान ऐसे है और ऐसे होता ही आसान है। अभी तक मैंने आपको जितने ऐसे पढ़ाए हैं उसमें कुछ पास पेपर्स कैसे थे, कुछ मेरे अपने डिजाइन की OSS थे, तो कोई मुश्किल चीज मेरा नहीं ख्याल कि आपको लगनी चाहिए। और ऐसे इज नॉट अ डिफिकल्ट एक्टिविटी। इसके लिए सिर्फ एक चीज है कि कीप प्रैक्टिसिंग, अपने आप को प्रैक्टिस में लेके आते रहें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पॉलिश करते रहें, तो इंशाल्लाह ऐसे पास करना तो आपके लिए कोई बात नहीं होगी। और अगर ऐसे पास है तो फिर CSS पास है, और सब्जेक्ट में तो आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से फेल होते हैं। कोई मुश्किल चीज तो कुछ भी नहीं होती किसी सब्जेक्ट में। तो इसके ऊपर फोकस्ड रहें, और जितना इसके ऊपर फोकस्ड रहें उतना ही अपने बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस, ठीक है। बाकी कल इंशाल्लाह लास्ट क्लास है, लास्ट में कुछ मैं 1-2 इंपॉर्टेंट बातें आपसे करूंगा ऐसे के हवाले से, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या चीजें, तो ताकि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, खुद अपनी प्रैक्टिस करें। इन एरियाज को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल आखिरी क्लास करें, ठीक है जी।
ऐसे आपने फ्राइडे तक सबमिट करवाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, एंड दैट इज योर लास्ट ऐसे। आपके एसेस चेक हो गए। कल मेरी वर्कशॉप लेट खत्म हुई थी और उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए कुछ लोग आ गए थे मेरे पास। 9 बजे वर्कशॉप खत्म हुई है और उसके बाद वो आ गए स्टूडेंट्स, तो इस वजह से ऐसे चेक हैं आपके, मैं डिस्कस नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 9 बजे के बाद आप। चलें जी, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलेंगे। जी अस्सलाम, सब जगह सब और ये इसकी वीडियो बना रहे हैं और पश्तो में बोल भी रहे हैं, मैं सुना भी दूंगा। बात ये है, ये झूला ठीक सर, ये कहीं आपको एक पत्ता हिलता हुआ नजर नहीं आएगा ऊपर। हवा नहीं चल रही सर, हवा बिल्कुल नहीं। मैं आपको